हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक टॉपिक रोबोटिक्स के बारे में। रोबोटिक्स की बात करें तो हम इसके अंदर चार चीज़ें पढ़ेंगे। रोबोट क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स की ज़रूरत क्या है अर्थात कि इसके क्या उद्देश्य है, और रोबोट में कौन कौन सी चीज़ें होनी आवश्यक है अर्थात रोबोट के मुख्य घटक कौन कौन से। सबसे पहले बात करें तो रोबोट क्या होता है। रोबोट की बात करें तो रोबोट एक शब्द है, चेक शब्द। चेक तो समझते होंगे, चेक मतलब चेक गणराज्य का, चेक रिपब्लिकन का एक शब्द है रोबोटा, वहां से उत्पन्न हुआ शब्द है रोबोट। रोबोटा का अर्थ होता है जो बेकार करते हैं, मजदूर होते हैं, जिनको दास या गुलाम कह सकते हैं, जिनके बदले हम क्या उनको वेतन नहीं देते या फिर पैसा नहीं देते हैं। ऐसे बेकार या मजदूर दास या गुलाम को हम क्या बोलते हैं, रोबोटा। कहाँ कहते थे, चेक गणराज्य में ऐसा कहा जाता है। तो वास्तव में रोबोट क्या है, एक प्रोग्राम करने योग्य स्वचालित मशीन होती है, अर्थात अपने आप कार्य करती है। लेकिन हम उसके अंदर क्या कर सकें, हम उसके अंदर एक प्रोग्राम डाल सकें, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे काम वह अपने मन से करे, वह सारे काम अपने मन से ना करे, बल्कि क्या हम उसके अंदर प्रोग्राम डालें और उस प्रोग्राम को डालने के बाद वह उस प्रोग्राम के अनुसार अपने आप ही कार्य करे, जो क्या मानव की सहायता करने और जटिल कार्यों को करने में सक्षम होनी चाहिए। अर्थात रोबोट क्या होनी चाहिए, मानव की सहायता करने और जटिल कार्यों को करने में सक्षम होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं रोबोट क्या होता है कि रोबोट एक प्रोग्राम करने योग्य स्वचालित मशीन होती है जो मानव की सहायता करने और जटिल कार्यों को करने में सक्षम होती है। अब अगली बात देखें रोबोट की, तो रोबोट इंसानों जैसे दिखे ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप ये ऐसा सोचते हैं कि रोबोट केवल इंसानों जैसे दिखते हैं उन्हें हम रोबोट कहते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि रोबोट एक मशीन होती है, बस इतना सा है, मशीन कैसी भी हो सकती है, बस वो मानव को अपने कार्य करने में सहायता देनी चाहिए। अर्थात रोबोट मानव की तरह काम करे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, या रोबोट मानव की तरह दिखे ये भी ज़रूरी नहीं है। बस वो है कि जिससे उन्हें उन रोबोटों को ह्यूमनॉइड कहते हैं, तो इंसानों की तरह दिखते हैं या इंसानों की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसा हम ज़रूर मान सकते हैं, लेकिन सारे रोबोट इसी तरह रहें ये कोई ज़रूरी नहीं। फिर बात करें रोबोटिक्स की, किसकी, रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स क्या है, इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच है, अर्थात जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रोबोट के बारे में पढ़ेंगे। तो वही बात, तो रोबोटिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो रोबोट की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट बनाती है कि कौन सा रोबोट बनाना है, कैसा रोबोट बनाना है, रोबोट की डिजाइन, रोबोट का निर्माण करना और रोबोट का ऑपरेशन मतलब संचालन, इनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो इंजीनियरिंग की वो शाखा या वो ब्रांच जिसमें क्या है, रोबोट की संकल्पना, डिजाइन, निर्माण और संचालन, इनसे संबंधित सारे अध्ययन, पढ़ाई सब कुछ किया जाता है, वह क्या कहलाती है, रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में क्या है, बहुत सारी साइंस शामिल होती है, साइंस की बहुत सारी ब्रांच इनको शामिल किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मैकेट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, इस तरह से बहुत सारी ब्रांचों को एक साथ शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि रोबोट में ये सब चीज़ें एक साथ काम आती है। फिर ऐसा माना जाता है कि जो रोबोटिक्स शब्द है इसका इस्तेमाल दुनिया में सबसे पहले 1942 में, तो रोबोटिक्स है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, एक साइंस फिक्शन लेखक है आइजैक असीमोव, इसके द्वारा किया गया था। अब इससे आपके सामने एक शब्द आता है साइंस फिक्शन, अर्थात कई फिल्में ऐसी बनती है जो नॉर्मल जीवन से संबंधित नहीं होती। जैसे आपने मार्वल मूवी देखी होगी, जैसे एवेंजर्स, हमारे जैसे ही मैन, सुपरमैन, बैटमैन, या फिर ये मार्वल मूवीज़ आती है जिसके अंदर वंडर वुमन। तो इस प्रकार की जो मूवियाँ होती है जो दूसरे वर्ल्ड की, दूसरे ब्रह्मांड की, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, तो कई प्रकार की ऐसी मूवियाँ होती है जिसमें आप ग्राफिक्स काम में लेते हैं। तो ये फिल्म कैसी होती है, साइंस फिक्शन फिल्म होती है। कैसी, साइंस फिक्शन फिल्म होती है। तो ऐसी फिल्म लिखने वाला था एक आइजैक असीमोव, इसने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। किस शब्द का, रोबोटिक्स शब्द का। कब किया था, 1942 में। तो आप याद रखेंगे आइजैक असीमोव के द्वारा 1942 में जो साइंस फिक्शन फिल्म के लेखक थे,
तो उसने इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। असिमोव ने क्या किया, रोबोट और जो स्मार्ट मशीनें थी, रोबोट स्मार्ट मशीन थी, इनके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 3 सिद्धांत दिए जो क्या करेंगे, जो हमारे रोबोट और स्मार्ट मशीनें होती हैं इनके व्यवहार को निर्देशित करेगी। अब असिमोव के द्वारा जो रोबोटिक्स के अंतर्गत 3 नियम दिए गए वो कौन कौन से थे। पहला नियम होता है रोबोट को, इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थात उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है रोबोट के अंदर, और रोबोट के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद रोबोट इंसान को कभी भी नुकसान ना पहुंचाए, अर्थात इस प्रकार का प्रोग्राम वह इंस्टॉल नहीं होना चाहिए जो इंसान को नुकसान पहुंचाए। दूसरा कि पहले नियम का तो उसे पालन करना ही करना है, साथ ही साथ उसे मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करना है। कि पहला तो इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरा इंसान को नुकसान न पहुंचाते हुए मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। तीसरा है रोबोट को अन्य नियमों का उल्लंघन किए बिना अपनी रक्षा भी करनी आनी चाहिए, अर्थात वह खुद की रक्षा भी करे, मनुष्य की रक्षा भी करे, साथ ही साथ मनुष्य के द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं इनका पालन भी करे। तो 3 नियम किसने दिए थे, असीमोव थे ना हमारे, आइजैक असीमोव, इनके द्वारा दिए गए थे। अब आता रोबोटिक्स की उद्देश्य क्या है। हमें अचानक बीच में राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अचानक साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ने की क्या ज़रूरत आई, उसमें भी रोबोटिक्स की, तो इस रोबोटिक्स के क्या उद्देश्य हैं वो देख लेते हैं। रोबोटिक्स का लक्ष्य की बात करें तो ऐसी बुद्धिमान मशीनों को डिजाइन करना होता है। इसके अंदर हमें क्या है, बुद्धिमान मशीनों को डिजाइन कर रहे हैं जो क्या करेगी, मनुष्य को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करेगी और सभी को सुरक्षित रखेगी। ये मशीनें क्या करेगी, जो मनुष्य हैं उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता करेगी, साथ ही साथ सभी को सुरक्षित भी रखेगी। अब बात करते हैं रोबोट की, तो रोबोट के कौन कौन से घटक होते हैं। रोबोट के मुख्य घटकों की बात करें तो रोबोट में 6 घटक हैं। कौन कौन से, हमारे मैनिपुलेटर, एक्चुएटर, सेंसर, पावर, कंट्रोलर और यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें 6 घटक है, इनको आप याद कर सकते हो ऐसे, MUSA और P और C। यदि आपको एक मूवी याद है जिसमें संजय दत्त का नाम था मूसा भाई, यदि आपको याद हो मूवी का नाम जिसमें संजय दत्त का नाम क्या था, मूसा भाई, और ये रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स में कंप्यूटर की जरूरत तो पड़ती है। हम 2 शब्द याद रखेंगे, एक तो मूसा और एक पीसी। मूसा पीसी याद रखेंगे। एम का मतलब होता है हमारे मैनिपुलेटर, एम का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटर। एम है, एम का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटर। यू का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, एस का मतलब होता है सेंसर, ए का मतलब होता है एक्चुएटर, पी का मतलब पावर और सी का मतलब होता है कंट्रोलर। तो इस तरह मूसा पीसी से आप इसको याद कर सकते हो, परीक्षा में आपको याद होना चाहिए मूसा पीसी। एम का मतलब होता है मैनिपुलेटर, यू का मतलब एक्चुएटर, एस का मतलब सेंसर, पी का मतलब पावर और सी का मतलब कंट्रोलर। तो आप इनको याद रख सकते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं। मूसा पीसी को देखते हैं। मूसा चूहे का दूसरा नाम भी मूसा होता है, मूसक राजा आजा ढोल बजाता आजा। सबसे पहला आता है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर की बात करते हैं। कई बार आप जानते होंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों से प्रभावित करता है और अपने विचारों में क्या करता है, वह मैनिपुलेट कर देता है। अर्थात जो मैनिपुलेटर क्या करता है, चीज़ों को या तो आगे पीछे घुमाता है या ऊपर नीचे घुमाता है। तो कई बार क्या मैनिपुलेटर क्या जोड़ों के द्वारा जो भुजाएं होती है इनका एक तंत्र होता है। जैसे मान लो ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, तो एक मशीन में आप जोड़ देख रहे हैं, एक तो आपको यहाँ जोड़ दिख रहा है, एक आपको यहाँ जोड़ दिख रहा है, तीसरा आपको यहाँ जोड़ दिख रहा है, 3 जोड़ दिख रहे हैं आपको ये इस मशीन के अंदर। तो 3 जोड़ में क्या है, ये वाला जोड़ तो क्या करता है, ऊपर नीचे इस तरह से गति करेगा। ये वाला क्या है, ये वाला जोड़ है तो ये ऐसे गति करेगा, और ये वाला जोड़ है ये राउंड में गति करेगा। ठीक है, तो एक्चुएटर में क्या होते हैं, जोड़ होते हैं, जो भुजाओं के जोड़ हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या करें, मैनिपुलेटर क्या करता है, या तो रोटेटरी अर्थात गोल 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 गोल, जैसे ये राउंड है गोल 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 गोल, या फिर स्लाइडिंग मतलब आगे पीछे, या तो रोटेटरी या स्लाइडिंग आगे पीछे मोशन गति करते हैं ये, अर्थात रोटेटरी हो या फिर स्लाइडिंग मोशन, इस रूप में गति करते कौन, मैनिपुलेटर। तो आप मशीनों को इस प्रकार से देख सकते हैं।
तो आप जैसे ये वाली थी तो ये वाली तो ऐसे 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 गति करती है, ये वाले ऐसे 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 गति करती है, ये ऐसे 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 गति करेगी। तो आप ये तो रोटेटरी मान सकते हो या स्लाइडिंग मान सकते हो। तो इस प्रकार ये गति करते हैं। अगला आता है हमारा एक्चुएटर। दूसरा कौन सा आता है? एक्चुएटर। एक्चुएटर की बात करें तो एक्चुएटर वो प्रणालियाँ होती है जो रोबोट के जोड़ों और भुजाओं को गति देती है, अर्थात जिसकी वजह से जो रोबोट के जोड़ या भुजा क्या करती है? गति करती है। आमतौर पर देखें तो एक्चुएटर की जो कार्य प्रणाली है विद्युत, वायवीय या हाइड्रोलिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर कार्य कर सकती है। किससे? या तो विद्युत या वायवीय या हाइड्रोलिक तीनों प्रकार की शक्ति है इन पर कार्य कर सकती है। जैसे कि हमारी मोटर होती है, मोटर क्या करती है? विद्युत से कार्य करना शुरू कर देती है। तो एक्चुएटर है। एक्चुएटर में जैसे हमारी ये हाइड्रोलिक है जिसमें हवा कंप्रेस की जाती है, हवा कंप्रेस होती है तो ये आगे बढ़ता है, हवा इससे बाहर निकलती है। जैसे मान लो हवा ये अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आती है तो आगे बढ़ता है। हवा जब यदि बाहर की तरफ जाने लग जाएगी तो ये अंदर की तरफ आने लगेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ये क्या होता है? हमारा एक्चुएटर। तीसरा आता है हमारा सेंसर। सेंसर तो आप जानते हैं, कई बार आप किसी गाड़ी के पास जाते हैं और उसे टच कर लेते हैं तो उससे आती है चू 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 की आवाज़ आने लग जाती है। इसका मतलब उसमें क्या सेंसर लगे होते हैं। यदि किसी के पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है तो उसमें क्या है कि जब आप गाड़ी को पीछे लेते हैं और आपकी गाड़ी के पीछे यदि कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है या कोई वस्तु आ जाती है तो गाड़ी में से भी चू 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 की आवाज़ आने लग जाती है। इसका मतलब गाड़ी में क्या है? सेंसर है। सेंसर का मतलब होता है सेंस करना। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंस करना। तो मशीनें में भी सेंस कर सकती है। तो मशीनों में दृष्टि अर्थात विजन, इसके लिए क्या लगे होते हैं? कैमरे लगे होते हैं। स्पर्श या टच, दबाव या प्रेशर, वेग, स्थिति आदि सबसे संबंधित क्या होते हैं? सेंसर लगे होते हैं, जो क्या है उस रोबोट को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारे सामने ये एक रोबोट है, रोबोट में देखने के लिए कैमरे लगे होते हैं, ये देखने का सेंसर है। सुनने के लिए माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर यहाँ लगा हुआ है, ये इनर्शियल सेंसर लगा हुआ है, ये प्रेशर सेंसर लगा हुआ है अर्थात टच करने का सेंसर है, टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ है, टेक्सटाइल सेंसर लगा हुआ है, एंगल सेंसर। तो एक रोबोट में बहुत सारे सेंसर लगे हो सकते हैं जिससे रोबोट को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। आगे आता है हमारा सेंसर हो जाता है। फिर चौथा नंबर पे आता है हमारा पावर। चौथे नंबर पे क्या आता है? पावर। तो रोबोट के हिस्सों को पावर या ऊर्जा प्रदान की जाती है। किससे? पावर से, ठीक है। रोबोट का काम होता है कम से कम पावर में अधिक से अधिक कार्य करना, तभी रोबोट काम का, नहीं तो किस काम का। पांचवा आता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है? पूरे सिस्टम को अपनी बुद्धिमत्ता से नियंत्रित करता है। कंट्रोलर क्या करता है? पूरे के पूरे सिस्टम को अपनी बुद्धिमत्ता से कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि जैसे क्या करना है, कैसे करना है, किस क्रम में करना है और किस काम के लिए कितनी पावर की आवश्यकता होती है। तो ये कंट्रोल करता है। ये जैसे आपने यदि आपके पास 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है तो अभी जब डिजिटल मीटर आ रहे हैं उसमें जैसे आप पेट्रोल डालेंगे तो वह मशीन आपको तुरंत बता देगी कि इस पेट्रोल से आप लगभग कितना किलोमीटर चल पाएंगे। तो कई बार क्या होता है जैसे मोबाइल की बैटरी होती है तो हम कभी यदि उसके सेटिंग में जाके देखते हैं तो कि बता देती है कि यदि हम कॉल पे बात करेंगे तो कितनी देर, कुछ भी नहीं करेंगे तो कितनी देर, इंटरनेट चलाएंगे तो कितनी देर, यह बैटरी क्या है कितनी देर चल पाएगी। तो कंट्रोलर क्या करता है? इन चीज़ों को तय करता है। आगे आता है जिस कंट्रोलर के लिए क्या लगे होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। तो आप माइक्रो प्रोसेसर इस तरह के होते हैं, देख लीजिए। फिर आता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस की बात करें तो हम रोबोट से बात करना चाहते हैं। हम क्या है रोबोट को अपने सूचनाएं देना चाहते हैं, रोबोट को सूचनाएं देना चाहते हैं। तो कौन से तरीके हैं जब रोबोट से बातचीत कर सकते हैं अर्थात अंतर क्रिया कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी लगता है हमारे यूज़र इंटरफेस। किसकी ज़रूरत पड़ती है? यूज़र इंटरफेस की आवश्यकता पड़ती है। यूज़र इंटरफेस के लिए क्या लगे होते हैं? रोबोट में बहुत सारे डिस्प्ले लगे होते हैं जो क्या होते हैं? टच स्क्रीन होते हैं। डिस्प्ले क्या होते हैं? टच स्क्रीन होते हैं। माइक्रोफोन, स्पीकर, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें लगी होती है जिसके ज़रिए हम रोबोट को बहुत सारी सूचनाएं दे सकते हैं। और इसके लिए आप जानते हैं यूज़र इंटरफेस काम करता है। अब जो रोबोट है या रोबोटिक्स है इसके जो मुख्य घटक हमने पढ़ लिए। अब रोबोट का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं अर्थात रोबोटिक्स के अनुप्रयोग। हम खेती के अंदर इसका अनुप्रयोग देखेंगे, उद्योगों के अंदर इसका अनुप्रयोग देखेंगे।
तो हमारी चिकित्सा, रक्षा, घरेलू, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन, इन सभी क्षेत्रों के अंदर हम रोबोटिक्स का उपयोग देखेंगे। एक एक करके हम देखते हैं रोबोटिक्स का उपयोग। रोबोटिक्स का उपयोग हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो खेती के अंदर देखें तो नर्सरी में जो पौधारोपण होता है तो उसके अंदर रोबोटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे पौधों को एक निश्चित दूरी पर बोने के लिए यदि हम मनुष्य को लगाएंगे तो एक तो उनकी क्षमताएं सीमित होती है, एक उनके से कार्य धीरे धीरे होता है, साथ ही साथ देखें तो उनकी जो कार्य करने की क्षमताएं थोड़ी देर बाद थक भी जाएंगे। तो रोबोटिक्स क्या करती है, जो पौधरोपण होता है एक लंबी, जैसे 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ पौधा को रोपण करना है तो रोबोटिक्स के माध्यम से बिना थके लगातार किया जा सकता है। फसल बुआई में जैसे कि हमारे जैसे चाय की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो एक प्रकार की जो रोपण कृषि होती है उसमें हम क्या है, एक एक पौध को आपको रोपना पड़ता है जमीन के अंदर। तो जब आप ऐसे करते हो तो आपको कई बार लेबर इंटेंस बहुत ज़्यादा मेहनत जरूरत पड़ती है, लेकिन रोबोटिक्स बिना थके इस कार्य को आसानी से कर सकता है। फसलों की निगरानी करने में और विश्लेषण करने में, जैसे कोई फसल है और फसलों को कोई कीड़ा खा रहा है तो कई बार क्या है, किसानों को जब कीड़ा खा जाता है तब जाके पता चलता है कि इसको कोई कीड़ा खा रहा है। लेकिन रोबोटिक्स के माध्यम से यदि इनका शुरुआती चरणों में ही पता लगा लिया जाए तो हम जो फसल है उसको बचा सकते हैं। फिर खाद देने में और सिंचाई करने में रोबोटिक्स क्या कर सकता है कि किस क्षेत्र में खादों की मात्रा ज़्यादा देनी है, किस में कम देनी है, तो आवश्यकता अनुसार पहले तो पता लगाएगा और उसको आवश्यकता अनुसार क्या है, खाद उपलब्ध करवा देगा। फिर पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने में, बीच में हमारा एक रह गया तो उसको भी देख लें, खरपतवार हटाने और कीटनाशक छिड़काव में। तो कीटनाशकों का छिड़काव करते समय क्या होता है, जो किसान जब कीटनाशकों का छिड़काव करता है तो वह श्वास के साथ उसके शरीर में भी चला जाता है, तो साथ ही साथ क्या है, वो किसान को भी नुकसानदायक होता है। लेकिन रोबोटिक्स तो जिंदा जीव नहीं होते। यदि रोबोटिक्स या रोबोट के माध्यम से हम कीटों का छिड़काव करेंगे, कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे तो क्या है, किसान के स्वास्थ्य के साथ हानि नहीं होगी। फिर आता है पेड़ पौधों की कटाई छटाई करने में। कई बार क्या है कि सजावटी पौधे होते हैं, उनकी के कटाई छटाई के माध्यम से उनको सुंदर रूप दिया जाता है, लेकिन मनुष्य की क्षमताएं तो क्या सीमित होती है, वह उस प्रकार की डिजाइन नहीं दे पाता है। लेकिन रोबोटिक्स के जरिए आप क्या है, निश्चित डिजाइन दे सकते हो। स्वचालित ट्रैक्टर में, ठीक है, स्वचालित ट्रैक्टर में क्या है कि लंबे समय तक यदि ट्रैक्टर का संचालन किया जाता है तो मनुष्य क्या है, किसी क्षमताएं सीमित होती है। इसी वजह से रोबोट क्या करते हैं, ट्रैक्टर रोबोट ही होते हैं कई बार ट्रैक्टर, तो वह अपने आप ही चलते रहते हैं, जिसको रिमोट के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। तो पशुधन की बात करें तो जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ होती है उसमें यदि मनुष्य लगेंगे दूध निकालने के लिए तो कम से कम उत्पादन हो पाएगा। तो रोबोटिक्स के जरिए क्या, ऑटोमेटिक मशीनें होती है जो फटाफट दूध निकालने का कार्य करती है। और श्रम की कमी के चलते जो बागवानी उद्योग है उनमें फलों को तोड़ने और ढोने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा सकता है। तो कृषि के अंदर हमने रोबोटिक्स का उपयोग देख लिया। अब बात करेंगे उद्योगों के क्षेत्र में रोबोटिक्स का क्या अनुप्रयोग है। उद्योगों में रोबोटिक्स का उपयोग की बात करें तो जैसे मशीन टेंडिंग में, मशीन टेंडिंग तो आप समझते होंगे। मशीन टेंडिंग, यदि आपने वो एक ऐसी मशीन देखी होगी जिसमें सामान को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उद्योगों में काम करते समय मशीन की प्रोसेसिंग और देखरेख के लिए, मशीन में कच्चा माल लोड करने के लिए, उतारने के लिए रोबोट का उपयोग किया जाता है। तो यही है मशीन टेंडिंग। तो कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मॉल होते हैं, उसमें सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो नहीं होते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्य नहीं लगते हैं साथ। वो क्या करते हैं, छोटी छोटी मशीनें होती है जिन पर रख देते हैं, वो इधर से उधर मूव करती रहती है और जहाँ पहुँचाना वहाँ पहुँचा देती है। पेंटिंग करने में मनुष्य से कई बार पेंटिंग करने में गलतियां हो सकती है, लेकिन रोबोट से गलती नहीं होती। तो आगे बात करें वेल्डिंग करने में, असेंबलिंग करने में। वेल्डिंग की बात तो आप समझते होंगे, जैसे मान लो कोई एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं। अब यदि मान लो उनकी मशीन के अंदर या उनके जो सूट के अंदर या फिर जो उनके यान के अंदर यदि कोई खराबी आ जाती है तो मनुष्य या एस्ट्रोनॉट तो बाहर निकल के उनको सही नहीं कर सकते, क्योंकि निकलेंगे तो हो सकता है उनकी जान को खतरा हो। तो ऐसी सूरत में क्या, रोबोट बाहर निकलते, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे अंतरिक्ष के अंदर हो, चाहे कितने भी दाब हो, तो रोबोट के माध्यम से हम ये वाले कार्य कर सकते हैं, अर्थात वेल्डिंग के कार्य, असेंबलिंग के कार्य कर सकते हैं।
असेंबलिंग के कार्य तो आप वैसे भी समझते होंगे, क्योंकि जब आप कार निर्माण उद्योग देखते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल उद्योग देखते हैं, तो उसके अंदर केवल 10 से 15% ही मनुष्य का योगदान होता है। बाकी जो 85 से 90% क्या होता है, रोबोट के द्वारा ही मशीनें बनाई जाती हैं, अर्थात उसमें टायर लगाए जाते हैं, उसकी मशीन को कलर किया जाता है, सारे कार्य रोबोट के द्वारा ही किए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, असेंबलिंग। फिर आता मटेरियल रिमूवर, अर्थात सामान को छटनी करने के अंदर भी रोबोट काम आता है। लॉजिस्टिक्स में जैसे सामान को लाने, ले जाने, पैकिंग करने, लेबलिंग करने आदि सब में क्या काम आता है, हमारे रोबोटिक्स काम आ रहे। उत्पाद निरीक्षण और परीक्षण करने में, कि उत्पादों की गुणवत्ता को जांचने में रोबोट काम बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कोलैबोरेटिव रोबोट्स। क्या होते हैं कोलैबोरेटिव रोबोट्स की बात करें तो कई बार कई जगह आपने देखा होगा कि मनुष्य और रोबोट दोनों एक ही जगह पे साथ साथ काम करते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। तो किसी भी साझा कार्यस्थल में मनुष्य के द्वारा और अन्य रोबोट के साथ अंतक्रिया करके बातचीत करने के लिए निर्मित रोबोट्स। कई बार आपने यदि एक मूवी है आयरन मैन, तो उसके अंदर आयरन मैन का एक रोबोट होता है जिसका नाम था जेबेस नाम है शायद उसका। तो उस में मूवी में क्या करता है आयरन मैन, उसको बार बार आदेश देता रहता है, जावेस जावेस ये वाला कार्य करना, जावेस वो वाला कार्य करना। तो यदि आपने वो मूवी देखी हो, अगर नहीं भी देखी तो यूट्यूब पर आपको उसके वो वाले सीन तो देखने चाहिए जिसमें ये कोलैबोरेटिव रोबोट्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। और यही कॉन्सेप्ट जो बैटमैन मूवी है, तो बैटमैन मूवी में भी दिखाए गए। जो कोबोट्स है, तो कोबोट्स इंसानों के साथ कार्यालय में काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें साथ में काम करने के लिए बनाया जाता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कोबोट कहते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स। जैसे ये महिला है, यह एक रोबोट जो ओमरॉन का रोबोट है, इसके साथ मिलकर कार्य कर रही है। आगे आता 3D प्रिंटिंग रोबोट। कौन से रोबोट? 3D प्रिंटिंग रोबोट की बात करें। 3D प्रिंटिंग रोबोट में गतिशील रोबोटिक भुजाओं में प्रोग्राम निर्देशित किए जाते हैं। जो भुजाएं होती है उसमें हम क्या करेंगे, प्रोग्राम निर्देशित कर देंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे, 3D प्रिंटर को संचालित करेंगे। अब संचालित करेंगे तो इसका वांछित उत्पाद 3D प्रिंटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। और ये रोबोट आवश्यकता अनुसार बड़ी इमारतें, पुल, ये सब बना सकता है। जैसे कि सबसे पहला पुल कहाँ बनाया गया था 3D प्रिंटिंग पुल? ये हमारे नीदरलैंड में बनाया गया था। कैसे बनता है? जैसे मान लो ये एक भुजा है, ये एक रोबोटिक भुजा है, आप देख सकते हैं ये रोबोटिक भुजा। तो इसने क्या किया है कि इसने ये वाली कोई डिजाइन है, इसके अंदर क्या है कि इसको प्रोग्राम कर दिया गया। अब ये क्या है, इसको बना रही है, धीरे धीरे करके बना रही है। अभी बना क्या रही है ये तो पता नहीं, इसमें जो प्रोग्राम किया गया होगा वही बना रही है, लेकिन इस तरह से जो पर्टिकुलर डिजाइन है उसको बना सकती है। तो 3D प्रिंटिंग रोबोट्स है। आगे देखें कंस्ट्रक्शन रोबोट। कंस्ट्रक्शन रोबोट में क्या होता है, जैसे मजदूर होते हैं, कारीगर होते हैं, इनकी क्षमताएं भी सीमित होती है, अर्थात ये एक सीमा से ऊपर वजन नहीं उठा सकते, एक सीमा से ऊपर ऊंचाई तक कार्य नहीं कर सकते हैं, एक समय के बाद कार्य नहीं कर सकते। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए कंस्ट्रक्शन रोबोट बनाए जाते हैं। तो इमारतों की जो चुनाई करने के लिए, पुरानी इमारतों को ढहाने के लिए क्या है, कंस्ट्रक्शन रोबोट का उपयोग किया जाता है, जिससे कि मजदूरों को हानि होने से रोका जा सके। जैसे कि ये कोई इंजीनियर है, ये इंजीनियर साहब है, इसको काम करने में जोर आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, एक दो रोबोट लिया, एक ये रोबोट है, एक ही रोबोट है। तो ये क्या करें, ये चुनाई का काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसको थोड़ी देर में ऐसे भर देंगे, फिर इसको इधर भर देंगे, ये इधर भर देंगे, तो ऐसे करके पूरा कार्य 10-15 मिनट में, और ये प्लस्तर करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरह हमने देख लिया जो ये कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन रोबोट्स। फिर आता है चिकित्सा के क्षेत्र में रोबोट क्या क्या काम कर सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, और वो किसके द्वारा चल रहा है, सर्जिकल रोबोट के जरिए। सर्जिकल रोबोट सर्जरी और ऑपरेशन को अधिक सटीकता से करने का काम करते हैं। सर्जिकल रोबोट क्या करते हैं, सर्जरी या फिर ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा सटीकता से करने में सहायता करता है। सर्जिकल रोबोट दूरस्थ चिकित्सा सर्जरी में सहायता करते हैं, जहां डॉक्टर या सर्जन रोगी के पास शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते। अब ये कॉन्सेप्ट में आपको बता देते हैं। पहले क्या होता था, जैसे ये कोई व्यक्ति है ए, अब इसको मान लो जैसे ब्रेन ट्यूमर है, अर्थात जो ब्रेन के अंदर कैंसर हो गया है, तो पहले ये फिजिकली जाता था अमेरिका। कहाँ? अमेरिका जाता था, और अमेरिका के जो डॉक्टर होते थे इनके द्वारा इलाज करवाया जाता था। तो इसके पास क्या बहुत सारे पैसे होने जरूरी थे इसके लिए।
अब क्या होता था, अब क्या होता है कि जैसे फिर तो ऐसे करके तो सारे के सारे जितने भी व्यक्ति है सब अमेरिका भागेंगे, और हो सकता है अमेरिका में रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए। तो अब क्या किया जाता है, कुछ रोबोट्स बनाए गए। क्या बनाए गए? कुछ रोबोट्स बनाए गए, जिन जो क्या करता है, बीच में रोबोट क्या करता है कि जैसे ये रोबोट है, ये वाला रोबोट, तो ये अमेरिका के जो डॉक्टर है ये उस अस्पताल से जुड़ जाएंगे, और ये रोबोट के माध्यम से क्या करेगा, ऑनलाइन इसकी सर्जरी करने लगेगा। अर्थात वहाँ से ऑनलाइन निर्देश देगा इस रोबोट को, और रोबोट सर्जरी करेगा उस मरीज की, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन सर्जरी, या फिर रोबोटिक सर्जरी, या फिर रिमोट सर्जरी कह सकते हैं। इनको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जहाँ पे डॉक्टर पहुँचना संभव नहीं है। एक तो समय की भी लिमिट होती है कि एक डॉक्टर कितनी जगह जाएगा। कई बार तो उसके आने जाने में सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी बात, आगे बात करें हम डिसइंफेक्शन रोबोट। डिसइंफेक्शन रोबोट की बात करें, कई बार कई ऐसी जगह होती है जहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर क्या, यदि ये कोई भी सफाई कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को यदि वहाँ की सफाई करने के लिए भेजा जाता है, तो उसके खुद के इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या, कुछ डिसइंफेक्शन रोबोट्स भी बनाए गए हैं जो वहाँ पे पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं और सभी जगहों को क्या करते हैं, कीटाणु रहित कर देते हैं। और ये हमारे कोरोना और इबोला वायरस, ऐसे वायरस थे ना, ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है। फिर आता हमारा रिहेबिलेशन रोबोट। रिहेबिलेशन रोबोट की बात करें तो जैसे कि हमारे खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी को चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद क्या होता है, उसकी चोट ठीक होने लगती है। लेकिन एक टाइम के बाद क्या है, चोट ठीक होने के बाद उसको लंबे समय तक खेलने के लिए क्या होता है, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो किसकी ज़रूरत पड़ती है, रिहेबिलेशन की। एक मिनट रुकिए। सॉरी, ये थोड़ी खांसी हो गई। फिर आते हैं हमारे कंपेनियन रोबोट। कौन से रोबोट? कंपेनियन रोबोट क्या होते हैं, कई बार क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में मनुष्य या जो कर्मचारी अकेले काम नहीं करते। क्या अकेले काम नहीं करते? उनके लिए क्या लगे होते हैं, कंपेनियन रोबोट, अर्थात जो साथी रोबोट लगे होते हैं। फार्मेसी के संचालन में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। कई बार फार्मेसी के संचालन में दवाइयों का निर्माण करने, दवाइयों को बांटने के लिए, दवाइयों की छंटनी करने के लिए रोबोट काम आते हैं। फिर आते कई जैविक नैनो रोबोट्स। जैविक नैनो रोबोट्स, तो जैविक नैनो रोबोट्स का उपयोग इसलिए किया जाता है, कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने के लिए, और उन्हें टारगेटेड डिलीवरी के रूप में उनको नष्ट करने में किया जाता है। तो आपने ये चीज़ देख ली है कि जो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम रोबोटिक्स का किस तरह उपयोग कर रहे हैं। आगे हम देखें तो बायो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, एक आता है निम्स भी कहते हैं इसको, NEMS। तो बायो नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, तो इसको बायो निम्स भी कहते हैं। बायो निम्स क्या होता है, एक विशेष प्रकार के नैनो रोबोट होते हैं। जैसे मान लो कि ये मनुष्य है, ये क्या है आपका मनुष्य है, मनुष्य का ये हाथ है, ये हाथ है। अब हाथ में क्या है कि जैसे मान लो कि इस जगह सर्जरी करनी है, या फिर पेट के किसी अंदर वाला हिस्सा, ये चित्र थोड़ा गलत बन गया लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ, कि जैसे ये किसी की व्यक्ति का पेट है, पेट है, और पेट में क्या है, अंदर की तरफ कहीं जाके सर्जरी करनी है जो हमारे किडनी के अंदर। तो क्या करेंगे, पहले तो क्या करते थे, इस एरिया को काटा जाता था, यहाँ से इतना बड़ा कट यहाँ से लगाते, इतना बड़ा यहाँ कट यहाँ से लगाते, और कट लगाने के बाद क्या होता था, फिर इसका ऑपरेशन होता था। इसमें क्या होता था कि फालतू बेकार खून भी ज़्यादा बहता था, साथ ही साथ क्या, बाकी के जो आसपास के ऊतक होते थे उनके खराब होने के चांस ज़्यादा बने रहते थे। लेकिन अब क्या, एक नई तरीका आया है, वो उसे कहते हैं बायोनिम्स। इसमें क्या है, मनुष्य को या रोगी को क्या है, इस प्रकार के जो नैनो रोबोट्स है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, बिना बाहर की चीड़ फाड़ किए, अर्थात बिना ऑपरेशन के शरीर में प्रवेश कराए जाएंगे, और वो जो वांछित तक है जहाँ कार्य करना है वहाँ जाएंगे, और जिस कोशिका का इलाज करना उस कोशिका का जाके इलाज कर देंगे। फिर आगे हम आते हमारे आता है रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स का क्या अनुप्रयोग है। किसमें? रक्षा के क्षेत्र में रोबोटिक्स के क्या अनुप्रयोग है वो हम देखें। तो सैन्य रोबोट क्या, रिमोट नियंत्रित और स्वायत्त रोबोट होते हैं। जो सैन्य रोबोट होते हैं अर्थात सेना के अंदर जो रोबोट काम में आते हैं, वो क्या रिमोट के द्वारा संचालित किए जा सकते हैं, नियंत्रित किए जा सकते हैं, स्वायत्त भी होते हैं।
ये क्या स्वायत्त रोबोट भी होते हैं। स्वायत्त का अर्थात कई बार अपने डिसीजन खुद लेते हैं, जिन्हें विभिन्न सैनिक कार्यों और शत्रुओं पर हमला करने, उनकी खोज करने, बचाव कार्य, परिवहन, पेट्रोलिंग, किसी भी कार्य के लिए लगाया जा सकता है। तो आपने इस चीज को देखा। कई होते हैं हमारे सोल्जर रोबोट्स, जो क्या है टर्मिनेटर। आपने यदि मूवी देखी है टर्मिनेटर, तो टर्मिनेटर के अंदर क्या है, एक रोबोट होता है जो सबको मारना पे तुला रहता है। ये कैसे ह्यूमनॉइड होते हैं, टर्मिनेटर स्टाइल, मतलब मानव जैसे ही दिखते हैं। फिर कई होते हैं हमारे पेट्रोलिंग रोबोट, जिनको स्लीपलेस सेंट्रीज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को तो एक समय के बाद नींद आएगी, लेकिन जो हमारे स्लीपलेस सेंट्रीज अर्थात जो पेट्रोलिंग रोबोट है, ये दिन रात 24 घंटे सीमाओं की सुरक्षा कर सकते हैं बिना सोए। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। फिर आता है स्टेल्थ स्पाई बाई। क्या स्टेल्थ स्पाई बाई का मतलब होता है कि जो स्पाई मतलब जो छुप के जासूसी करने वाली बात कर रहे हैं। ये कई रोबोट क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे जैसे कोई चींटी के आकार के, कोई छोटे छोटे कीड़ों के आकार के, मकड़ी के आकार के छोटे छोटे रोबोट होते हैं, जो दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे स्पाई करते हैं। स्पाई मतलब अर्थात जासूसी करने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन भी एक तरह का रोबोट होता है। ड्रोन क्या होता है, एक प्रकार का रोबोट होता है। तो ड्रोन्स की बात करें तो DRDO घातक एक ड्रोन है, जिसका पूरा नाम क्या है, ऑटोनोमस स्टेल्थ मानव रहित लड़ाकू विमान है। ये कौन सा DRDO घातक? DRDO का भारत क्या है, विश्व का सबसे हल्का और त्वरित निगरानी वाला ड्रोन है। तो ड्रोनों के बारे में बता रहे हैं। MQ रिपर, ये अमेरिका का है। MQ रिपर क्या है, अमेरिका का है। तो आप ये देख सकते हैं अमेरिका का MQ रिपर। और ये क्या होता है, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं। फिर दक्ष की बात करें, दक्ष भी रिमोट नियंत्रित बम डिफ्यूजिंग रोबोट है। अर्थात पहले क्या होता था, जैसे बम कहीं किसी ने लगा दिया तो उसको डिफ्यूज करने के लिए जो बम स्क्वाड आता था और उसमें लोग जाते थे, कई बार डिफ्यूज करने के बजाय वो फट ही जाता था तो लोगों को नुकसान होता था। अब दक्ष नाम का एक रोबोट बनाया गया है, जो रिमोट से संचालित होगा और वो बम को डिफ्यूज करने का। यदि बम फट भी जाएगा तो केवल हमारे एक रोबोट का नुकसान होगा, इससे हमारे मानव क्षति नहीं होगी। आगे आता है हमारा कौन सा मंत्र, कौन सा मंत्र? तो मंत्र क्या, मानव रहित टैंक है। अर्थात एक टैंक है जिसको रिमोट आधारित है, चला लेंगे लेकिन उसमें आदमी नहीं होंगे। अब बात करें घरेलू क्षेत्र में रोबोटिक्स की कैसे उपयोग होता है, घरों में कैसे काम ले सकते हैं। पहला आता है इंडोर रोबोट, अर्थात घरों के अंदर कैसे काम आएगा। रोबोट स्वीपर अर्थात झाड़ू लगाना, सफाई करना, फर्श धोना, ये सारे काम करता है। जो बड़े बड़े मॉल होते हैं उसके अंदर एक छोटी सी मशीन नीचे घूमती रहती है, वो क्या झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कचरा उठाना, धूल डस्ट ये सब सोखती रहती है। रोबोट वैक्यूम क्लीनर अर्थात कई रोबोट क्या होता है, वैक्यूम क्लीन का कार्य भी करते हैं। आयरनिंग रोबोट अर्थात गर्म हवा, वहाँ नहीं ये हवा है, गर्म हवा का उपयोग करके कपड़ों को सुखाना और आयरन करने का काम करता है। और सबके घर में अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो आती ही जा रही है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, लोग वॉशिंग मशीन का प्रयोग करना छोड़ नहीं रहे, जबकि इससे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी पहले। अब आता है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, अपने आप ही सारे कार्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं किचन रोबोट की। किचन में भी काम आते हैं रोबोट, जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा रोटीमेटिक। रोटीमेटिक क्या है, एक स्वचालित रोबोट है। रोटीमेटिक क्या है, स्वचालित रोबोट है। अर्थात इधर से आप डालो आटा, यहाँ से तो आप डालो आटा, अंदर ही अंदर वो आटा लग भी जाएगा, बिल भी जाएगा, गोले भी बन जाएंगे, और क्या होगा लास्ट में निकल के आएगी सीधी रोटी। उसको निकालो और खा लो। तो यही हमारा बचा है बस काम देश के अंदर, बस अब रोटी खाने का ही काम है और सारे काम बंद होते जा रहे हैं। अगला आता है हमारे बोरिस, क्या है, बोरिस डिशवॉशर। तो इसमें भी क्या है कि ये जो मशीन है बोरिस, ये इसका एक हाथ तो ये है, दूसरा हाथ ये है, ये बर्तन धोने का काम ही करता है। बर्तन धोना भी कितना भारी काम हो गया है, तो इसके लिए भी मशीन आ गई है। तो भैया बच के रहना आप, हो सकता है थोड़े दिनों बाद पता नहीं किस किस चीज़ की मशीनें आ जाएगी। कमर्शियल क्षेत्र के देखें तो किचन ऑटोमेशन के अंतर्गत वाणिज्यिक उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे जूमे पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा किसके द्वारा बनाया जा रहा है, रोबोट के द्वारा। मेकर शेकर है अर्थात जो शराब के कॉकटेल्स बनाते हैं, तो इसके लिए भी मेकर शेकर रोबोट काम हो रहा है। सैली
ये सलाद बनाती है, फ्लिपी ये बर्गर बनाती है, कैफेक्स ये कॉफ़ी बनाती है। तो इस तरह की मशीनें, ये भी एक तरह का रोबोट है जो कमर्शियल है, कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक गतिविधियाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जूमे पिज्ज़ा है, ये जूमे पिज्ज़ा है, ये बहुत बढ़िया पिज्ज़ा बना रहा है, ये बहुत बढ़िया पिज्ज़ा बन रहा है भैया, ये पिज्ज़ा बना रहा है। ये हमारा मेकर शेकर है, तो ये दारू का एक गिलास इधर है और एक गिलास इधर है, दोनों आपस में मेक शेक कर रहे हैं। फिर आता है हमारे ये फ्लिपी बर्गर, जो फ्लिपी बर्गर है तो फ्लिप कर रहा है, बर्गर बनाया जा रहा है, ये 1 2 3 ये रोबोट की आर्म है, तो ये कार्य कर रही है। कैफे एक्स में जाओ, 1 2 3 तीनों काउंटर है, आपको जो जिस प्रकार की कॉफ़ी लेनी है सिक्का डालो, कॉफ़ी बन के तैयार, और आप सीधे कैफे एक्स में जाओ और पी लो कॉफ़ी। तो एक तरह की मशीन है, और मशीनें सारी क्या होती है, रोबोट होती है। ये तो घर के अंदर इंडोर रोबोट की बात की हमने। अब बात करेंगे आउटडोर रोबोट की, अर्थात घर के बाहर जाके जो कार्य करती है, अर्थात रोबोटिक लॉन मोवर की बात करते हैं। जो घास होती है हमारे घरों के बाहर, जो घास होती है उसको काटने का काम करता है रोबोटिक लॉन मोवर। खिड़की धोने की बात करें, सफाई करने वाला रोबोट। रोबोटिक पूल क्लीनर, अर्थात जो हमारे पूल होते हैं, स्विमिंग पूल, इनकी सफाई करने वाले रोबोट। रोबोटिक सीवर क्लीनर, अर्थात सीवरेज को सफाई करने वाले क्लीनर। और कई बार टॉय रोबोट भी होते हैं जो खिलौने होते हैं। फिर आता है शिक्षा के क्षेत्र में रोबोटिक्स का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे कई तो एजुकेशन रोबोट होते हैं, कई क्या होते हैं, एजुकेशन रोबोट होते हैं। और एजुकेशन रोबोट वो रोबोट होते हैं जो छात्रों और प्रशिक्षकों को पढ़ाने के लिए, सीखने में उनकी सहायता करने के लिए बनाते हैं। जितने भी जब अप्रेंटिस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने और उनको सिखाने के लिए क्या रोबोट का उपयोग करते हैं। जैसे हमारा बॉट ब्रेन होता है, ऑली, एम बॉट, रोबोकिट आता है, ओजोबॉट। तो ऐसे करके बहुत सारे रोबोट होते हैं, ये बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। अब आता है हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में रोबोटिक्स का क्या उपयोग है। जैसे हमारा प्रयोगशाला सहायक के रूप में रोबोट का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष रोबोट के रूप में, जैसे अंतरिक्ष यान, मरम्मत, अनुसंधान और सहायता के लिए लैंडर और रोवर, इन सब का उपयोग किया जाता है। ये भी क्या हमारे रोबोट है। ये तो हाल ही में आपने सुने होंगे, लैंडर और रोवर। ये लैंडर में तो हमारे चंद्रयान 2 के अंदर विक्रम था, विक्रम तो लैंडर था, और रोवर कौन था, प्रज्ञान रोवर था। ये जो हमारे चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 3, इनमें यही नाम थे। विक्रम तो हमारा लैंडर था और प्रज्ञान क्या था, रोवर था। तो ये सब क्या होते हैं, ये रोबोट्स ही होते हैं। फिर समुद्री रोबोट की बात करें, समुद्री रोबोट का उपयोग पानी के अंदर जो अनुसंधान निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। जैसे एक उर्सुला नाम की एक रोबोट है जो पानी के अंदर काम करने वाला रोबोट है, जो पानी के अंदर यदि कोई गतिविधि होती है तो उसका पता लगा के हमें बता देता है। फिर आगे रोबोट आता है मनोरंजन के क्षेत्र में रोबोट का क्या अनुप्रयोग है। तो रोबोट क्या है, जो फुटबॉल भी खेलते हैं, लड़ाई भी करते हैं, नृत्य, दर्शक। यदि आप रील्स देखते होंगे तो रील्स में कई रोबोट्स तो ऐसे होते हैं जो, और एक रोबोट को तो चैलेंज दिया गया था रोबोट के द्वारा कि सभी फुटबॉलर आके खेले। वो सभी फुटबॉलर को हराएगा, लेकिन जो हमारा रोनाल्डो है वो उसको भी हरा देते हैं। तो कई बार ये खेल खेलना, फुटबॉल खेलना, नृत्य, दर्शक, इस सारे कार्य रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे ये सामने कुत्ता है अर्थात डॉग है, तो खिलौना या टॉय रोबोट की बात करें, जैसे डोगो, रोबो डॉग है, लूडो बॉट है, तो ये सब क्या है, खेल खेलते हैं। इसके बाद आता है सोशल रोबोट। कौन सा रोबोट, सोशल रोबोट की बात करें हम, तो सोशल रोबोट क्या है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिससे क्या मनुष्य और अन्य रोबोट के बीच में बातचीत करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमारे सोफिया है, टिक्को है, ये क्या सोशल इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि ये तो हमारी सोफिया है, इसकी सुंदरता जो अभिनेत्री है उनको भी फेल करती है, लेकिन ये क्या है, एक रोबोट है। ये क्या रोबोट है, ये क्या है, सोफिया। यदि आप दुबई गए हो तो दुबई के अंदर काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था सोफिया ने। फिर आता टिको, कौन सा, टिको। तो टिको क्या है, कक्षा के अंदर बच्चों को उत्साहित करने के लिए एक रोबोट बनाया गया था। ये इसकी आंखें है, ये मुंह है, तो ये टिको है। यहाँ लिखा हुआ भी आपके सामने टिको, ये टीपो नहीं है, ध्यान रखना, टिको है। अब बात आती है, हमने तो रोबोटिक्स के सभी क्षेत्रों के अंदर उपयोग देख लिए। अब रोबोटिक्स से जुड़ी उनकी लाभ और उनकी चिंताएं क्या है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले रोबोटिक्स के फायदे क्या क्या है, रोबोटिक्स कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे पहला फायदा देखें रोबोटिक्स का हम, तो रोबोटिक्स से लागत में कमी आती है।
अर्थात कि एक बार आपको खर्चा करना है और खर्चा करने के बाद फिर फायदा ही फायदा है। उत्पादन में वृद्धि होती है, 24 घंटे तेजी से काम कर सकता है और 7 दिन काम कर सकता है, छुट्टी की भी मांग नहीं करेगा। मनुष्य से तो कार्य करने में गलती हो सकती है, लेकिन रोबोट से कभी गलती नहीं होती, तो इससे गुणवत्ता में वृद्धि आएगी। मनुष्य की तुलना में अधिक सटीकता से और दक्ष रूप से कार्य करेंगे कौन? रोबोट। रोबोट के द्वारा किए गए काम में कम त्रुटियां और गलतियां निकलती हैं। रोबोट इंसान से ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, क्योंकि इंसान तो बीमार भी पड़ सकते हैं, उनका मन भी खराब हो सकता है, मूड भी खराब हो सकता है, सब चीज़ें होती है, लेकिन रोबोट का ऐसा कुछ सीन नहीं है। रोबोट क्या कोई भी और किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता। रोबोट यदि थक भी जाएगा तो भी शिकायत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रोबोट कभी थकता ही नहीं है। रोबोट क्या है, जो फालतू का खर्चा होता है उसको रोकेगा। बीच में चाय पीने जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, थक गए और हवा नहीं आ रही, गर्मी और सर्दी, तो 70 तरह की जो शिकायतें होती है, उन शिकायतों के कारण जितना भी अपव्यय होता है, उन अपव्यय को रोबोट कभी नहीं करेगा। कई काम होते हैं जो तुच्छ या गंदे माने जाते हैं, जैसे हमारे सीवरेज की सफाई करना, जब हमारे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, तो इनको क्या है, तुच्छ माना जाता है, लेकिन रोबोट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनसे वो कार्य करवाया जा सकता है। कई जोखिम भरे कार्य होते हैं, खतरनाक कार्य होते हैं, रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे तार एक्सटेंशन, तार की मरम्मत करना, समुद्रों के अंदर गहराई तक जाकर कोई कार्य करना, तो ये सारे कार्य क्या है, रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं। रोबोट कभी भी है ना बोर नहीं होता। रोबोट कभी भी बोर नहीं होता। तो ऐसे काम जिससे बोरियत होती है, तो ऐसे काम रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं। एक कोबोटिक्स से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि रोबोट काम करने के साथ साथ रोबोट को भी तो जरूरत पड़ती है बनाने की, उसको मरम्मत की, उसमें तो उसमें नए नए रोजगार विकसित होंगे। तो बेहतर चिकित्सा सहायता की बात करें, सटीकता से सर्जरी होगी, टेली सर्जरी अर्थात दूर बैठे डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज कर पाएगा। शिक्षा और अधिगम के नए आयाम प्राप्त होंगे। रोबोट के कारण क्या, अंतरिक्ष और समुद्री अनुसंधान को और भी बेहतर होगा। रोबोट के कारण मानव जीवन और ज़्यादा आरामदायक बनेगा। तो ये हमें रोबोट के फायदे देखे, ऐसा नहीं फायदे फायदे नुकसान भी है, चिंताएं भी है। क्या क्या है? तो रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कौन कौन सी चिंता है? पहली बात, रोबोट को अपनाना और संचालित करना महंगा, अर्थात रोबोट को लाना और चलाना, जैसे झाड़ू निकालने के लिए आप रोबोट लाओगे 20 लाख का, तो 5,000 रुपये देके बाई लगा लो, ताकि उसको रोजगार भी मिल जाएगा, तो 20 लाख रुपये लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रोबोट महंगा पड़ता है। रोबोटिक्स से इंसानों की नौकरी पर संकट आता है। ऐसे तो सारे काम रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं, लेकिन सारे काम रोबोट करेगा तो फिर इंसान क्या करेगा? हमारे पास लोगों की कमी थोड़ी है। दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं लोगों में, लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बाहर निकल के देखेंगे तो हम लोग ही लोग दिखेंगे, कहीं से भी लोगों की कोई कमी नहीं है। तो उनको लोग है तो उनको नौकरियां भी होनी चाहिए। तो रोबोटिक्स क्या करती है? नौकरी में संकट लाती है। रोबोट को इंस्टॉल करने के लिए विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। रोबोट को बनाना और चलाना एक बहुत आसान काम नहीं है, अतः जो इसका विशेषज्ञ होता है वही ये कार्य कर सकता है। रोबोट को निरंतर ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है, और हमारे भारत के अंदर तो इतनी ऊर्जा है ही नहीं। कर्मचारियों को पुनर्प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी, अर्थात नए नए रोबोट आएंगे तो कर्मचारी को रोबोट को चलाने के लिए कर्मचारी को अलग अलग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारा खर्चा होता है। रोबोट की क्षमता अपनी प्रोग्रामिंग तक सीमित है, अर्थात रोबोट को जितना बताया जाता है वह केवल उतना ही कार्य करेगा, उससे आगे कार्य नहीं करेगा। रोबोट की टूट फूट, खराबी होगी या मरम्मत, तो ये बहुत महंगी पड़ती है। क्योंकि कई बार रोबोट क्या है, जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, जापान से ऐसे मंगाए जाते हैं, तो सही करने के लिए जो उसके कारीगर होते हैं वो भी वहीं से मंगाए जाते हैं, जो बहुत महंगे पड़ते हैं। रोबोट यदि बीच में खराब हो जाए तो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। रोबोट यदि खराब हो जाए तो वो क्या करता है? शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। रोबोट से क्या है, साइबर सुरक्षा को भी खतरा होता है। रोबोट से क्या होता है? साइबर सुरक्षा को भी खतरा होगा। रोबोट से ई कचरे की या ई वेस्ट की समस्या बढ़ती है। रोबोट से क्या होती है? ई वेस्ट की समस्या बढ़ती है। इंसानों की रोबोट्स पर निर्भरता बढ़ती है। इंसानों की क्या है? रोबोट पर निर्भरता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब रोटी मेकर रोटी बना के दे देगा, तो खाने के लिए भी एक रोबोट लगा दो, तो सारे काम यदि रोबोट करने लग जाएंगे तो इंसानों की क्या, रोबोट पर निर्भरता बढ़ती जाएगी। रोबोट से क्या, मानवीय क्षमताओं में कमी आने की संभावना होती है। अर्थात रोबोट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मनुष्य सोचेगा सारे काम रोबोट कर देगा, तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रोबोट के मानवीय मेलझोल में भी कमी लेके आएगा। क्यों? क्योंकि जब आदमी रोबोट से बात करने लगेंगे
तो उनको साथी, दोस्त, परिवार, फ्रेंडशिप, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह केवल रोबोट से बातचीत करने लग जाएंगे। इससे क्या मानवीय मेलजोल कम होता है। रोबोट से युद्ध और भी भयंकर हो जाएंगे। पहले तो क्या होता था, आदमियों की जब मृत्यु होती थी तो हम सोचते थे युद्ध को नहीं करना चाहिए। और जब युद्ध ही रोबोट लड़ेंगे तो मरेगा तो कोई नहीं, तो युद्ध क्या और भी भयंकर होते जाएंगे। और रोबोट से क्या नए प्रकार के अपराध उत्पन्न होते हैं। फिर आता है रोबोट दुनिया पर या इंसानों पर कब्जा कर सकता है। रोबोट क्या है, इंसानों पर या दुनिया पर कब्जा कर सकता है। फिर आता है रोबोटिक्स में एक नई टॉपिक, अर्थात जो भारत में क्या इसकी संभावनाएं हैं, भारत में रोबोटिक्स किस तरह से चल रहा है, रोबोटिक्स के लिए कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं। अब भारत में रोबोटिक्स और उसके औद्योगिक संचालन की बात करें तो औद्योगिक रोबोट्स को अपनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, विनिर्माण इकाइयों में स्वचालन या ऑटोमेशन को प्राप्त करना, अर्थात मशीनें अपने आप ही बन के लग जाए। जापान और जर्मनी जैसे कुछ देशों की बात करें तो औद्योगिक रोबोट्स को अपनाने में के चलते 90% उत्पादन इनका स्वचालित प्रक्रिया से होता है, अर्थात रोबोट के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भारत में स्वचालन का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसा क्या कारण है कि जर्मनी, जापान जैसे देश तो 90% तक अपना उत्पादन कर लेते हैं रोबोट के जरिए, भारत में क्यों नहीं करते? क्योंकि पहली बात तो भारत में लोगों की कोई कमी नहीं है, अर्थात हमारा जो जनसांख्यिकीय अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा है। अर्थात 50% से ज़्यादा जनसंख्या हमारे 60 से 65 साल के बीच के अंदर है हमारी, अर्थात 25 से 60 के बीच में हमारे 50% से ज़्यादा जनसंख्या है। जबकि जापान और जर्मनी देशों में 60 से 65 के बीच में केवल 5 साल में आधी ज़्यादा जनसंख्या है, तो हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है। फिर बात सस्ता श्रम वर्सेस महंगा श्रम, तो हमारे लोग कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, तो रोबोट लाने की क्या ज़रूरत है। भारत में पैसों के निवेश की ज़रूरत को अभाव, भारत के पास इतना पैसा है ही नहीं। भारत की बात करें तो भारत में अधिकांश मशीनरी क्या आयात की जाती है, अर्थात रोबोट भी बनाए काम मिलेंगे ना तो वो भी बाहर से खरीद के लाना पड़ेगा, हमारे खुद के रोबोट नहीं है। भारत में कुशल तकनीशियनों और ऑपरेटरों की कमी है। भारतीय रणनीति ऐसी स्वचालित मशीनों को प्राप्त करना जहां औद्योगिक रोबोट मानव के साथ साथ काम करते हो। तो भारत में जून 2015 में तक क्या सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों में कहा कि औसतन 30 से 40% कार्य तो इससे रोबोट से ही किए जाने चाहिए, तो तब से ये चीज़ लागू है। अब भारत में रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से संस्थान काम कर रहे हैं, ये हमारे जैसे सबसे पहले अकीरा, CAIR, IIT बॉम्बे, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलोर, IIT हैदराबाद, तो ये रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अकीरा का मतलब होता है हमारे, एक सेकेंड, अकीरा का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, तो भारत में क्या है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के संस्थान है। फिर आता CAIR, या CAIR की बात करें तो कृत्रिम ज्ञान और रोबोटिक्स सेंटर, अर्थात सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। फिर आता IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे जिसका IIT मुंबई भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। फिर IIT दिल्ली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। फिर IIT कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। फिर आता IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर की बात करें तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर है। फिर आता IISc बेंगलोर, ये हमारे बेंगलोर के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर है। फिर IIIT हैदराबाद, अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। तो हमने भारत के अंदर कौन कौन से संस्थान रोबोटिक्स के लिए कार्य कर रहे हैं वो देख लिया। अब बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से रोबोट काम कर रहे हैं। DRDO घातक, DRDO दक्ष, व्योममित्र, मित्रा, KP-बॉट, इरा, रोबोडॉक, C-अस्त्र, नियॉन, तो ये वाले रोबोट क्या है भारत के अंदर अभी तेजी से काम कर रहे हैं। सबसे पहले आता है DRDO घातक। DRDO घातक को मूल रूप से क्या स्वायत्त मानव रहित विमान अनुसंधान, अर्थात ORA भी कहते हैं। ORA मतलब अनमैन्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, ORA भी कहते हैं, अर्थात स्वायत्त मानव रहित, अर्थात इसमें इंसान नहीं होता, विमान बनाया गया है जो DRDO घातक है। तो घातक क्या एक मानव रहित लड़ाकू विमान है। 2009 में DRDO घातक का विकास शुरू हुआ था। 2016 में भारत सरकार ने इस परियोजना
के लिए 231 करोड़ रुपये मंजूर किए। DRDO के द्वारा घातक को 2025 तक विकसित कर लेंगे, 2025 तक संभावना है। इसकी बात करें तो इसमें रूसी NPO सैटर्न 36 MT टर्बोफेन इंजन लगाया गया है, जो बहुत ही खतरनाक है। तो इसके लिए एक प्रोटोटाइप ऑफ परीक्षण तो कर लिया गया है, नकली सा बना के देख लिया है। DRDO घातक के द्वारा कौन कौन से काम किए जाएंगे? शत्रु सीमा में घुसकर हमला करना, जैसे मिसाइल और बम को हमला करना, सामरिक जासूसी करना, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध करना, तो ऐसे करके बहुत सारे कार्य किए जाएंगे इसके द्वारा। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। फिर बात करें ADA, DEL और IIT कानपुर तीनों मिलकर DRDO घातक में प्रोजेक्टर पार्टनर के रूप में काम करें। ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, DEL मतलब डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस लेबोरेटरी, अर्थात रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला, तो ये काम कर रही है। फिर आता है हमारे वैमानिक विकास अभिकरण है, इसका मुख्यालय क्या बेंगलोर में। रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला का मुख्यालय देहरादून में, और IIT कानपुर तो पता ही आपको, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर है। फिर दूसरा रोबोट आता है हमारा DRDO दक्ष। कौन सा? DRDO दक्ष की बात करें तो ये भी DRDO ने विकसित किया, नाम में ही है। दक्ष क्या, एक रिमोट संचालित बम डिफ्यूजल यूनिट है। तो ये आप देख सकते हैं, बम डिफ्यूजिंग यूनिट है, जो क्या करेगा, जो हमारे बम है उसको डिफ्यूज करने का कार्य करेगा। DRDO दक्ष। तो दक्ष रिमोट है, रिमोट से संचालित वाहन होता है। दक्ष का उपयोग खतरनाक वस्तुओं जैसे बम को ढूंढने, निपटने, सुरक्षित रूप से नष्ट करने, इस सब के लिए किया जाता है। दक्ष का उपयोग परमाणु और रासायनिक संदूषण स्तरों के सर्वेक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाता है। अगला रोबोट आता है हमारा व्योम मित्र। व्योम मित्र शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के दो शब्द व्योम और मित्र से मिलकर बना है। व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष, और मित्र का अर्थ होता है मित्र। पहले एक नाटक आता था कैप्टन व्योम, व्योम कौन था? अंतरिक्ष का कैप्टन। तो ये हमारा व्योम मित्र है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, धड़ का केवल ऊपर का हिस्सा जो टेबल है ना, यहाँ तक का हिस्सा है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ये हमारा व्योम मित्र है। फिर व्योम मित्र का भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है ना, इसके द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। व्योम मित्र एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है, अर्थात एक महिला रोबोट है, और ये हाफ ह्यूमनॉइड है, अर्थात व्योम मित्र में पैर नहीं है, सिर्फ आगे और अगल बगल में तो झुक सकती है, चल नहीं सकती। व्योम मित्र बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है। व्योम मित्र दो भाषा जैसे हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। व्योम मित्र क्या मानव दल की हूबहू नकल करने में सक्षम है। गगनयान मिशन के तहत क्या मानव रहित उड़ान में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने क्या मानव युक्त जो गगनयान मिशन है, इसके लिए अर्धमानवीय व्योम मित्र रोबोट को विकसित किया है। अगला रोबोट आता है हमारा मित्रा। तो मित्रा रोबोट है, ये बेंगलोर की इन्वेंटर रोबोटिक्स ने बनाया है, और यह रोबोट क्या स्वदेशी निर्मित मित्रवत और गतिशील मोबाइल रोबोट है। तो ये हमारे मित्रा है। आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे PM मित्रा से। PM मित्रा का टेक्सटाइल से संबंधित एक योजना है प्रधानमंत्री जी की। ये मित्रा है रोबोट, ये मित्रो भी नहीं है, मित्रा है। जो मित्रा रोबोट है, इसको कोविड-19 के दौरान महामारी के समय जो आइसोलेटेड रोगी होते थे, उनके परिवारजनों से वीडियो कॉलिंग कराने के लिए इसका उपयोग करते थे। फिर आता है अगला रोबोट KP बोट। कौन सा? KP बोट की बात करें तो KP बोट क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो मानव का भारत का पहला पुलिस रोबोट है। ये KP बोट है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है KP बोट। ये भी इन्वेंटर रोबोटिक्स ने बनाया था। जो KP बोट रोबोट है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर या SI के पद पे कार्यरत है। फिर आता है IRA, इंटरेक्टिव रोबोटिक असिस्टेंट। इंटरेक्टिव रोबोटिक असिस्टेंट है ये, तो आप चित्र में IRA है, ये HDFC की तरफ से कार्य करता है IRA। ये IRA सिंगल को इससे कंफ्यूज न करें, IRA सिंगल हमारी एक IAS अधिकारी है। IRA रोबोटिक्स क्या है, HDFC बैंक का रोबोट है। ये रोबोट क्या ग्राहकों की मदद करने के लिए काम आता है। फिर आता है रोबोडॉक। क्या? रोबोडॉक। रोबोडॉक का मतलब है डॉक्टर, तो रोबोट डॉक्टर। तो ये डॉक्टर रोबोट है जो सर्जरी करता है, ये देख सकते हैं
अतः इसकी ये बहुत सारी मशीनें हैं, ये सर्जरी करने के लिए काम आएंगी। ये एक आदमी लेटा हुआ है जिसकी सर्जरी की जा रही है। ये रोबोडॉग है। रोबोडॉग का अस्पताल में मरीजों को देखभाल करने के लिए किया जाता है। फिर आता है सी अस्त्र। सी अस्त्र भी वो रोबोट भारत की इन्वेंटर रोबोटिक्स ने बनाया है। सी अस्त्र रोबोट का उपयोग कोरोना महामारी के दौरान किया गया था। और सी अस्त्र क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस स्मार्ट लिडार रोबोट है। कैसा रोबोट है? स्मार्ट लिडार रोबोट है। ये इन्वेंटर रोबोटिक्स का है। कौन सा? अस्त्रा। फिर आता है हमारा लिडार। लिडार का अर्थ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात ये क्या करता है? मरीजों की जांच करने में सहायता करता है। कई बार पहले आप कोरोना के दौरान कहीं भी जाते होंगे तो आप सिर्फ एक मशीन लगाते होंगे, जिससे आपका टेम्परेचर उसके अंदर नोट हो जाता था। अगला रोबोट आता है हमारा नियॉन। कौन सा रोबोट? नियॉन। नियॉन क्या सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया रोबोट है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। नियॉन के अंदर आप देख सकते हैं 4 लोग हैं। चारों लोगों के आर्टिफिशियल है, असली नहीं है। और नियॉन रोबोट की बात करें तो देखने में इंसानों की तरह होते हैं और स्पेनिश, हिंदी जैसी भाषाएं बोल सकते हैं। तो इस तरह आज हमने रोबोटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी। रोबोट की परिभाषा, रोबोट के घटक, रोबोट के अनुप्रयोग, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर इसके अनुप्रयोग देखे। भारत के अंदर रोबोटिक्स का क्षेत्र देखा, कौन कौन सी संस्थान रोबोटिक्स के अंदर कार्य कर रही है, तो भारत के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोबोट कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह आज हमने रोबोटिक्स या रोबोट के बारे में सारी जानकारी ले ली। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये हमारा ज्ञान की मुहिम है इसको बहुत आगे तक बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।